हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी एमटीएस 2024 जितने भी लोग सिलेक्टेड होने वाले हैं, जिनका मतलब चांस है सिलेक्शन का 2024 के एग्जाम में, उनके मन में कुछ डाउट्स हो गए, जैसे कि जॉब क्या होता है, प्रमोशन कब होता है, सैलरी कितनी मिलती है, वर्क लाइफ कैसा होता है, इस जॉब का फ्यूचर क्या है। तो इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको इन सारे जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हूं 2023 बैच से, सीजीएल से। ठीक है, इससे पहले मैं 2022 से एमटीएस था दिल्ली में। तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपको दूंगा मैं एमटीएस से रिलेटेड, वो एक्सपीरियंस के आधार पर जेन्युइन होगा। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नई नई वीडियोस डेली आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि जॉब क्या करना होता है एक एमटीएस को। ठीक है, सबसे पहला जो जॉब होता है वो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग के समय आपको एक पोस्टिंग में या तो आपको कोई सेक्शन दिया जाता है, ऑफिसेज में अलग अलग सेक्शन होते हैं, उस सेक्शन में आपको पोस्ट किया जाएगा, या फिर किसी ऑफिसर के पास, जैसे अंडर सेक्रेटरी हो गया या फिर डिप्टी सेक्रेटरी हो गया, या फिर मान लीजिए अगर आप कोई जैसे इनकम टैक्स में या फिर आप इसमें ज्वाइन होंगे जीएसटी में, तो आपको कोई ऑफिसर जो होगा वहां पर कमिश्नर होता है, तो उनके पास आपको पोस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, तो इन सभी के पास जो मान लीजिए रिकॉर्ड्स है, उस ऑफिसर के पास कोई लेटर है, कोई फाइल है, तो उनको मेंटेन करना आपका काम होता है। ठीक है, हेल्पिंग टू ऑपरेट इन रूटीन वर्क प्लेसेस एंड ऑन द कंप्यूटर सच एज डायरी डिस्पैच। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी डिस्पैच का काम हो, जैसे कि मान लीजिए सेक्शन में कोई लेटर इशू होता है, तो वो लेटर को डिस्पैच करना, जिसमें मान लीजिए लेटर अगर विद इन द ऑफिस है, विद इन द बिल्डिंग है, तो वो भी आपको, जैसे कोई फाइल हो या फिर अदर पेपर हो, तो वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा। मान लीजिए एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में फाइल कोई देना है या फिर कोई लेटर देना है, तो आपको देना पड़ेगा। आउटसाइड द बिल्डिंग भी देना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट में 2-3 जगह ऑफिसेज होती हैं विद इन द सिटी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, जब मैं होम मिनिस्ट्री में था तो दिल्ली में होम मिनिस्ट्री का 4 ऑफिस है। ठीक है, तो चारों ऑफिस में आपको कोई भी फाइल है जो कैरी करना पड़ सकता है। ठीक है, चारों ऑफिस में, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ऑफिस की तरफ से कार भी प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपके काम में आता है। ठीक है, दूसरा डायरी डिस्पैच करना, मान लीजिए जैसे कोई लेटर आपके सेक्शन से निकला और किसी बाहर के पर्सन को जाना है, बिल्डिंग के बाहर के, तो उसको भी बाई पोस्ट आपको भेजना पड़ता है। फोटोकॉपिंग सेंडिंग ऑफ फैक्स, कोई भी फोटोकॉपी करना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, वो आपको करना पड़ता है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज, एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, जो भी आपका सुपीरियर होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका किसी अगर सेक्शन में होंगे तो एसओ जो होगा आपका सुपीरियर होगा, या फिर अगर आप जीएसटी जैसे डिपार्टमेंट में है तो आपका सुपीरियर कोई सुपरिटेंडेंट होगा, या फिर अगर आप किसी ऑफिसर के पास है मिनिस्ट्रीज में होंगे तो अंडर सेक्रेटरी होगा, डिप्टी सेक्रेटरी होगा, या फिर अगर आप जीएसटी जैसे डिपार्टमेंट में है तो आपका कोई कमिश्नर होगा। तो वो जो भी ऑफिशियल काम बताते हैं वो भी आपके काम में आता है। ठीक है, ये सारा जॉब प्रोफाइल जो है वह एक एमटीएस को करना होता है काम। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन का क्या होता है, किस पोस्ट पे होता है, कितने समय में होता है। तो जब आप एमटीएस रहेंगे तो एमटीएस से आपका जो प्रमोशन होगा वह होगा एलडीसी पे। ठीक है, एलडीसी के बाद आप बनेंगे यूडीसी, यूडीसी के बाद बनेंगे एएसओ, एएसओ के बाद आप बनेंगे एसओ। ठीक है, एमटीएस लेवल 1 जो आप एमटीएस का एग्जाम देकर आते हैं, लेवल 1 का पोस्ट होता है। ठीक है, एलडीसी जो होता है वो लेवल 2 का पोस्ट होता है, यूडीसी जो होता है लेवल 4 होता है, और एएसओ जो होता है लेवल 7 होता है।
और एसओ जो होता है वो लेवल 8 होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लेवल 1 से लेवल 2 में प्रमोशन होगा। तो ये समझो कि आप इलिजिबल तो हो जाते हो 2 इयर्स में प्रमोट होने के लिए, लेकिन प्रमोशन आपका 2 इयर्स में नहीं होगा। जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम जो एसएससी ही कंडक्ट कराती है इसका, जब वो क्लियर कर लोगे तो आपको फिर 3 से 5 साल लग जाता है एमटीएस से एलडीसी बनने में। ठीक है, फिर एलडीसी से यूडीसी बनने में आपको फिर उतना ही समय लग जाएगा, 5 साल से 7 साल के बीच में। यूडीसी से फिर एएसओ बनने में आपको हो सकता है 10 साल भी लग जाए, 8 साल भी लग जाए, जल्दी भी हो सकता है। अब प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन कितना फास्ट होगा या स्लो होगा, यह आपका डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट पोस्टिंग मान लीजिए आपका अगर मिनिस्ट्रीज में होता है तो आपको प्रमोशन थोड़ा फास्ट मिलता है, या फिर आपका इनकम टैक्स में लगता है तो इनकम टैक्स में प्रमोशन जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रमोशन का क्राइटेरिया है कि जहां आपका सिलेक्शन होगा फर्स्ट में, उसके अनुसार डिपेंड करेगा कि आपका प्रमोशन फास्ट होगा या फिर स्लो होगा। लेकिन प्रमोशन में जो होगा लेवल ऐसे ही बढ़ेगा। लेवल 1 से आप लेवल 2 में जाएंगे एलडीसी में, एलडीसी से आप यूडीसी में जाएंगे अगर आप मिनिस्ट्रीज में है तो। नहीं तो जैसे मान लीजिए अगर आप इनकम टैक्स में लग जाते हैं तो आप टीए बन जाएंगे। ठीक है, टीए बन सकते हैं, ईए बन सकते हैं। तो प्रमोशन इस प्रकार से होता है, लेकिन आपका लेवल यही सब रहेगा, लेवल 2 से लेवल 4 ऐसे आप मतलब प्रमोट होके बनते रहेंगे। ठीक है, और जब प्रमोशन भी होता है तो आपका एक चीज और डाउट रहता है कि सैलरी कितनी बढ़ती है प्रमोशन के बाद। तो सैलरी जो होता है वो एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है। सैलरी मान लीजिए आपका जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोशन होता है तो आपका इंक्रीमेंट 2 एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक इंक्रीमेंट में 3% का जो बेसिक होता है वो हाइक होता है, तो आप ये लगा के चलिए कि जब का प्रमोशन होगा तो 6% का आपको हाइक मिल जाएगा। ठीक है, सैलरी डबल नहीं होती है, बकायदा 6% आपको हाइक देखने को मिलेगा आफ्टर प्रमोशन सैलरी में। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स था आपका प्रमोशन से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी जो है जब आप ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए जैसे कि अभी एमटीएस का जब रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद ऐसा हो सकता है कि आपका मार्च के आसपास, मार्च 2025 तक ज्वाइन करा लिया जाए। ठीक है, मार्च 2025 तक। तो मार्च से दिसंबर 2025 तक आपका सैलरी जो होगा कुछ और होगा, और दिसंबर के बाद जब जनवरी 2026 आएगा तो आपका सैलरी अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अभी तक जो है 2025 दिसंबर तक 7th पे कमीशन के अनुसार सैलरी मिलेगी, और जनवरी 2026 में आपको फिर 8th पे कमीशन के अनुसार नया सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो 8th पे कमीशन जब आएगा तो कितनी सैलरी मिलेगी, और अभी जब आप ज्वाइन करेंगे तो कितना सैलरी मिलेगा, उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। तो जो एमटीएस होता है उसका बेसिक पे होता है 18,000। ठीक है, उसके बाद डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता ही बोलते हैं, वो मान लीजिए आपका दिसंबर के आसपास अभी 53% है, लेकिन ये मान लेते हैं 60%। तो 60% के हिसाब से आपको 10,800 रुपए डीए मिलेगा। अगर आप एक सिटी में पोस्टेड है, 3 प्रकार की सिटीज होती है अलग अलग। एक सिटी में जब आप रहते हैं तो आपको एचआरए मिलता है 30%, वाई सिटी में आप जब रहेंगे तो आपको मिलेगा 20%, और जेड सिटी में मिलेगा आपको 10%। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सिटी पे आपका सैलरी डिपेंड करेगा। अगर आप एक सिटी में है, जैसे कि मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली है, ये 5 सिटी एक सिटी में आता है। तो इन सारे सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका टोटल जो ग्रोस सैलरी बनेगा वो 36,360 रुपए बनेगा एक सिटी में। वाई सिटी में 33,000 और जेड सिटी में बनेगा 32,000। उसके बाद आपका कुछ डिडक्शन होगा। डिडक्शन में क्या क्या आता है, एक आता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जो आपको बाद में पेंशन और ये मिलेगा। उसके बाद आता है कि हेल्थ का स्कीम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सीजीएचएस, उसका डिडक्शन होता है, जो कि एमटीएस के केस में 250 रुपए का डिडक्शन होता है उसमें। और दूसरा है आपका एक सीजीजीआईएस स्कीम होता है, एक इंश्योरेंस स्कीम, जो 10 रुपए आपका उसमें कटता है। ठीक है, तो टोटल 3140 आपका डिडक्ट हो जाएगा इसमें सैलरी में। तो टोटल जो इन हैंड यानी कि जो आपको अकाउंट में क्रेडिट होगा सैलरी,
अगर आप एक सिटी में है तो 33,000 रुपए, वाई सिटी में 30,000 और जेड सिटी में 28,900 रुपए आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, ये सारा सैलरी हो गया आपका 7th सीपीसी के अनुसार, 7th पे कमीशन के अनुसार। दिसंबर 2025 तक आपको ये सारा सैलरी मिलेगा। जैसे ही जनवरी आएगा तो जनवरी में चूंकि 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसको अनाउंस भी कर दिया है, तो आपका जो बेसिक पे हो जाएगा उस टाइम अगर हम दोगुना मान ले तो वो हो जाएगा आपका 36,000 रुपए बेसिक पे। और डीए जो होगा फिर से आपका 0% से शुरू होगा, तो उस मंथ में जनवरी में आपका 0 होगा। फिर ये 6 मंथ में इंक्रीज होता है, तो जुलाई में जाकर जो भी बढ़ना होगा, जैसे 2% 4% जो भी महंगाई के अनुसार होता है वो जुलाई में बढ़ेगा, लेकिन जनवरी में आपका 0% होगा। ठीक है, तो डीए आपको 0 मिलेगा। एचआरए जो होगा 10,800 रुपए 30% के हिसाब से, वाई सिटी में 7200 और जेड सिटी में 3600। उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस अगर हम सेम ही मान ले, जैसे 2160 यहाँ पे मिला तो यहाँ पर 2200 मान लेते हैं। वाई सिटी में सेम 1500 रुपए और जेड सिटी में 1500 रुपए। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी वह हो जाएगी आपका 49,000, वाई सिटी में 44,700 और जेड सिटी में 41,100। ठीक है, ये आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। उसके बाद डिडक्शन होता है आपका 4,000 का, जो कि एनपीएस, सीजीएचएस और सीजीजीआईएस जो होता है उसका कटेगा। तो टोटल जो इन हैंड आपका सैलरी आएगा फिर 45,000 एक सिटी में, वाई सिटी में 40,700 और जेड सिटी में 37,100 रुपए आएगा। ठीक है, तो टोटल आप देखेंगे कि सैलरी जो है आपका मतलब दिसंबर के बाद जनवरी से ही नेक्स्ट ईयर में, न्यू ईयर में आपका जो सैलरी है लगभग 12,000 एक्स्ट्रा आएगा पर मंथ। ठीक है, ये फिर जैसे जैसे बढ़ेगा तो बढ़ता ही रहता है, लेकिन आपका 12,000 अप्रोक्स 45,000 सैलरी फिर आपका इन हैंड अकाउंट में आने लगेगा। ठीक है, तो अभी आपको ये सैलरी का पूरा डिटेल्स है एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में, जो आप देख चुके होंगे कितना आपको सैलरी ज्वाइन करने के बाद मिल सकता है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि इस जॉब में वर्क लाइफ कैसा है और फ्यूचर कैसा है। अगर वर्क लाइफ की बात करें तो सबसे पहला आएगा कि वर्क प्रेशर कैसा होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि प्रेशर आपको इसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है। ठीक है, तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी चीज की तो आपको कोई भी प्रेशर नहीं है। ठीक है, आपको किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। बस आपका काम है फाइल को इधर से उधर कैरी करना। तो फाइल में अगर कोई काम होगा तब आप पहुंचाओगे, नहीं होगा आपका उसमें कुछ नहीं है, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ। तो वर्क प्रेशर के नाम पर कुछ नहीं है। वर्क लाइफ की बात करें तो आपको इसमें सैटरडे संडे 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगा, जिसमें आप अगर आप तैयारी करना चाहते हो आगे सीजीएल वगैरह की तो वो भी आप कर सकते हो। 9 to 5:30 आपका जॉब का टाइमिंग होता है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, मतलब 8 घंटे से ज्यादा, 8 से 9 घंटे से ज्यादा आपको ऑफिस में बिताने नहीं है, ये कंफर्म है। ठीक है, आप कहीं भी जॉब करोगे, जैसे मान लीजिए आप कोई होता है शाम में थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ता है तो फिर आता भी लेट है, तो इस हिसाब से आपको 8 से 9 घंटे दिन में जॉब करने हैं। 2 दिन आपका वीक में छुट्टी रहेगा, सैटरडे संडे। तो इस हिसाब से मंथ में आप देखोगे तो सैटरडे संडे का ही 8 डे आपका छुट्टी हो जाएगा, और अगर कोई हॉलीडे है 1-2 दिन तो आपको मंथ में 10 दिन छुट्टी है, 20 दिन आपको वर्किंग है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो एज सच कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि अगर आप एमटीएस निकाल रहे हो तो सीजीएल भी निकाल लोगे, तो ज्यादा कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सीजीएल निकाल कर कोई अच्छा पोस्ट ले लो। ठीक है, तो ये सारा डिटेल आपका वर्क लाइफ और फ्यूचर के बारे में है। आई होप दोस्तों जो भी आपको इस वीडियो में बताया गया है आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है तो वहां पे डाला जाएगा, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और इंस्टाग्राम का, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।